तो गौरव, बेसिकली हम सब विद्वान लोग, मालूम नहीं हमको अपने आप को विद्वान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम लोग मूर्ख लोग हैं। क्योंकि देखो, इन लोगों ने बड़े सक्सेसफुली आपकी इतिहास बदल दिया, राइट। इन्होंने जो है, जो आक्रमणकारी हैं, आताताई हैं, उनका महिमा मंडन किया और वो इतिहास में लिख के आपको पढ़ा दिया, राइट। आपके सुनहरी चीजों को छिपा लिया, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वतंत्र हुए ही नहीं हैं, आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ है वो एक एक्ट पारित हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आपकी जानकारी में शायद होगा। 17 जुलाई 1947 को एक एक्ट पारित हुआ था, जिसे 18 जुलाई को जो है वहां के क्वीन का जो है अनुमोदन मिला, और इट केम इनटू द फोर्स, राइट। जिसके तहत आपको 14 और 15 अगस्त को दो डोमिनियन में भारत और पाकिस्तान बटा, राइट। ये इसमें इसका नाम तो वैसे था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947, राइट। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंस वर्ड का केवल टाइटल में यूज हुआ है। इट वाज रियली ट्रांसफर ऑफ पावर, राइट। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों ने अपने चुने हुए प्रतिनिधि को किया, और वो था जवाहरलाल नेहरू। और इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को स्पेशली इंडिया बुलाया गया, बिकॉज ही वाज नॉट हियर, ही वाज आई थिंक इन बर्मा। तो वहां से विड्रॉ करके उनको इंडिया में बुलाया गया, बिकॉज जो एडमिना माउंटबेटन है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ पड़ी हुई थी, राइट। दैट वाज द रीजन, सो इट वाज ए वेरी ऑपरेशन, राइट। और हमारे महात्मा गांधी जी भी कहीं ना कहीं दे वर अंडर द प्रेशर ऑफ ब्रिटिशर्स, और उनकी भूमिका कई जगह बहुत जगह संदिग्ध है। जैसे ज्यूम करिए कि वो स्वयं जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, आपको जानकारी में है कि नहीं। महात्मा गांधी वाज नेवर मेंबर ऑफ कांग्रेस, राइट, बट ही डोमिनेटेड कांग्रेस। एक इलेक्टेड जो है प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने प्रेशराइज करके रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया, राइट। आपको ये भी मालूम होगा कि वर्किंग कमेटी के में जो 1946 में जिसको जो वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनता वही आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनना था, और उसमें नेहरू जी को 0 वोट मिले थे, राइट। और सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, 2 वोट कृपलानी को मिले थे, 1 वोट और किसी को मिला था। तो कुल मिला के 0 वोट पाने वाला अंग्रेजों और गांधी जी की मेहरबानी से इस देश का प्रधानमंत्री बना, राइट। अब अपन को ये समझना पड़ेगा कि जो नियम कानून हम पालन करते हैं, जो नियम कानून हम पे थोपे हुए हैं, वो वही नहीं है जो अंग्रेजों ने बनाए थे। तो अंग्रेजों ने वो किसके लिए बनाए थे? भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए, राइट। वो सब हमारे ऊपर थोप दिए गए, और जो व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, जिसमें कि पुलिस भी आती है, ब्यूरोक्रेसी भी आती है और जुडिशरी भी आती है, वो एज इट इज आपके ऊपर थोप दी गई। और जो थोड़े बहुत संशोधन किए गए उसमें इस मशीनरी, बादशाही मशीनरी के पावर ही बढ़ाए गए हैं, राइट। तो आप सही मायने में गुलाम हुए कि नहीं हुए? जी सर। डू यू एग्री विद दिस कस्टम? एग्री। अच्छा, ओके। अब अपन तीसरी बात करते हैं कि जो आपके ऊपर राजसत्ता थोपी गई है, वो राजसत्ता भी सही मायने में डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये राजसत्ता आई कहाँ से है? तो ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से इसका फ्लो होता है, राइट। ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ही पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट आया, उसको रिकॉग्नाइज करने का आया, एंड इट वाज ए फॉल्टी एक्ट, जिसके तहत जो है देखा जाए तो जो प्राइवेट कंपनियां और फैमिली कंपनियां, ये पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फॉल्टी एक्ट, राइट। देखिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो है ना सत्ता की वागडोर सौंपता है। सौंपता है कि नहीं सौंपता है? तो ये बात समझना पड़ेगी कि जो लोग हमारे वोट से जीत रहे हैं,
आर दे अकाउंटेबल टू अस, आर दे रिप्रेजेंटिंग अस? तो आप ये देखेंगे कि लोग बाग आपके वोट से तो चुने जा रहे हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिकल पार्टी। डू यू एग्री विद दिस? एग्री। अच्छा, आप ये बताइए, वो पार्लियामेंट में पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं, और जिसके हिस्से में जो छोटे 2 4 5 टुकड़े आ गए हैं, वो बेहद डरे हुए हैं कि कहीं वही टुकड़े उनसे ना छिन जाएं। डू यू एग्री विद दिस पार्ट? ठीक है ना। अब जो है ये राजनीतिक पार्टियां टिकट किसको बांटती हैं, तो हमने जो इसमें रिसर्च की है, हमने वो पाया कि ये टिकट जो है, जो ज्यादा पैसा दे देता है उसको टिकट दे देती हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देती हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जिन्हें लगता है कि अब वो शोर सत्ता सुख शायद नहीं मिलेगा, तो वो अपने जो है लाभ के लिए दल बदलू लोगों को मंच पे बिठाती हैं, उनको फूल मालाएं पहनाती हैं, पार्टी का टिकट भी देती हैं, और सब वो कार्रवाई करती हैं। डू यू एग्री विद दिस? गौरव, डू यू एग्री विद दिस कस्टर्ड? हाँ, मतलब सर इसमें अब आपने रिसर्च किया था, आप बता रहे हैं सर? हाँ? नहीं, लेकिन अब चूंकि यू आर हैविंग सच ए वाइड फील्ड एक्सपीरियंस, तो ये जमीन पे ऐसे ही होता अपन नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, हम तो देख रहे हैं, लेकिन सर मेरा एक इसमें कहना है कि अगर हम जनता को कोई बाउंडेशन थोड़ी सी आप किसी को जिताइए, जनता के लिए तो इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं। नहीं, गौरव, इसमें समझना पड़ेगा, एक हम किसी व्यक्ति को जिता देंगे, वो गवर्नमेंट तो बनाएगा नहीं, तो हम जो है अपने वोट को वहां देने की कोशिश करते हैं जिससे सरकार बन जाए, और ठीक बन जाए, क्योंकि वो एक व्यक्ति बहुत अच्छा भी होगा तो भी जो है ना वो क्या उखाड़ लेगा। तो जिनको ये टिकट देंगे, अच्छा ये टिकट जो है ना इसके बाद जाति और धर्म के आधार पर भी अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से डरते हैं, इनसे योग्य होंगे तो फिर वो इनको चुनौती बन जाएंगे, और अपराधियों को टिकट देते हैं। देखिए, इट इज ए बड़ी पेनफुल थिंग कि अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, जिसमें 403 सदस्य हैं, उनमें 205 सदस्य उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। तो 51% ऑफ योर कानून के बनाने वाले स्वयं अपराधी हैं। अब वो तो भला हो आदित्यनाथ योगी जी का कि उनका कद इतना बड़ा है इस समय कि कोई जो है ना ये दुष्ट लोग गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आप ये सोचिए 51% अपराधिक चरित्र के लोग जो है आपके ऊपर क्यों थोपे गए हैं? क्या भारत में अच्छे लोगों की कमी है क्या? अच्छा, अच्छे लोग क्यों नहीं आ रहे सर, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अच्छे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छे लोगों को ये चाह नहीं रहे हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी है। देखो, मैं आप नेहरू जी की स्ट्रेटेजी बताता हूं। उन्होंने कहा कि मेहनत ना करो तो हम कैसे जो ना सत्ता में आए, तो राजे रजवाड़े ये वो उन सबको जो है टिकट दिए, क्योंकि उनका अपना प्रभाव था, उनकी अपनी दबंगियत थी, राइट। दूसरा, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो 1100 वर्षों से जो जिसमें हिंदू प्रताड़ित थे और मुसलमानों को उनका अपना देश मिल चुका था, तो कम से कम जो है ना सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको जरूरत थी? हिंदुओं को। जो आपका वैदिक ज्ञान, जो आपके जो है तक्षशिला से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटीज को तोड़ा खराब किया गया, और ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ा नुकसान किया कि उन्होंने आपके गुरुकुल को ही तोड़ दिया, जो कि 18 महाविद्याओं में पारंगत था। तो सबसे पहले हमें किसको रिवाइव करना चाहिए था? अपने 18 विधाओं के ज्ञान के गुरुकुल को जो है ना हमें करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? हाँ, लेकिन उसका जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं सर, गुरुकुल सिस्टम जो था, और आप इसके ऊपर एक रिसर्च वर्क है, यदि आपको मिले, इसको राजीव दीक्षित जी ने अपने उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। दिस रिसर्च वर्क वाज डन बाय ए ब्रिटिशर, जिसका नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड मैकाले। हाँ, सुना था। नहीं, और इसका जो है बॉस थे लॉर्ड विलियम एडम, जो विलियम एडम का नाम कम लोगों ने सुना है। इन दो लोगों ने 3 साल रिसर्च करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज का जो है रिपोर्ट सबमिट किया था, 1780 पेज की, और जिसमें उन्होंने बताया था कि साउथ में 99% एजुकेशन है, नॉर्थ में, यहाँ पे मध्य में और इस साइड में 97% है, सबसे कम नॉर्थ में थी जो कि 88% थी, राइट। उस समय जो गुरुकुल थे उसमें 57% जो है महिलाएं साउथ में जो है प्राचार्य थी,
और 15,000 यूनिवर्सिटियां थीं, 15,000, राइट। और जो गुरुकुल थे वो 18 महाविद्याओं में निपुण थे, 18 महाविद्याओं में। और लॉर्ड मैकाले ने उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में उस समय ये भी बताया कि उस समय जो है ब्रिटिश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ केवल संडे स्कूल होते थे और उसमें अकेला बाइबल पढ़ाया जाता था। ये भी उस रिपोर्ट में बताया गया है। सो बेसिकली वी वर टू एडवांस। और ये जो बहुत सारी क्रेडिट जो यूरोपियन साइंटिस्ट लेते हैं, मेजॉरिटी जो है वो प्रिंसिपल ऑलरेडी अपने यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, जो ऋषियों के श्लोक्स में विद्यमान है, इंक्लूडिंग न्यूटन के तीनों जो प्रिंसिपल हैं, दे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द इंडियन वेद। जो तीनों जो आप न्यूटन के प्रिंसिपल 1, 2, 3 पढ़ते हैं ना, वो सब जो है ना ऑलरेडी ऋषियों ने प्रतिपादित किए हुए थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपन मूल सब्जेक्ट पे आ जाएं कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी सुरक्षा की, और इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई क्योंकि वो वोट बैंक थे, राइट। फिर जो है इन्होंने सही मायने में कहा जाए तो चार जो है ना, 2 तरीके के लोग रखे। एक वो रखे जिनको ये मालूम था या जिनको ये विश्वास दिलाया गया कि हमने आपको आज़ादी दिलाई इसलिए आप हमारे वोट बैंक हैं, राइट। फिर चौथे तरीके के वो लोग थे जिनको बहुत सारे चीजें ऑफर की गई, राइट। पद दिए गए, कमेटियों में रखा गया, ये रखा गया। सो दे वर द पार्ट ऑफ स्पॉइल सिस्टम, सो दे वर नेचुरल वोटर ऑफ द कांग्रेस, राइट। और पांचवी जो व्यवस्था थी जो कि पुलिस से बहुत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने इसके बावजूद भी जो लोग कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं थे उनको हैंडल करने के लिए गुंडों के 2 तरीके के दल बनाए। एक दल का काम था कि ऐसे वोटर्स जो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तुम्हें जो करना हो सो करो, लेकिन वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरे गुंडों का दल था जो कि पोलिंग बूथ में जाकर उनके वोट छापेगा, राइट। और ये चीज जो है वेरिएशन था, मध्य प्रदेश में कम था, उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा था और बिहार में तो बहुत ही ज्यादा था, राइट। और ये चीज जो है वेस्ट बंगाल में और भी ज्यादा थी। मतलब एक हमारे जो डीजी रहे हैं वो जब वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक थे तो वो बता रहे कि हम अपना वोट डालने गए तो वहाँ पोलिंग बूथ वाले ने बताया कि सर आपका वोट तो पहले ही डल चुका है। मतलब उन सिंह साहब थे वो, उनका वोट जो है फर्जी लोगों ने पहले ही डाल दिया। मतलब एक आईपीएस ऑफिसर का वोट भी कोई दूसरा डाल सकता है, मतलब इतना जो है बदमाशी थी। तो इस तरीके से इन प्रकारेण ये सत्ता में रहे और उन्हीं गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था को आपके ऊपर थोपा गया। जो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया वो बहुत सुपरफिशियल है और इस बादशाही व्यवस्था के अधिकार ही बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। राज सत्ता के बारे में अपन ने चर्चा की कि गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, फिर जीतते कैसे हैं ये आईटी सेल का यूज करके, सोशल मीडिया को जो है ना पेड बना के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेड बना के। आप देखिए आम सभाओं को भी आजकल पेड आम सभाएं हो गई हैं, गाड़ियां भेजते हैं भीड़ के लिए और भीड़ को जो है ना लंच डिनर की व्यवस्था होती है, हम और आप जो है ना वहाँ ड्यूटी लगी रहती है, हम खुद हम लोग आप सब लोग जो है ना उसके विटनेस हैं। उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था होती है, 500 रुपए दिया जाता है। ऐसी भीड़ इकट्ठी करके एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि साहब ये पार्टी जीतने वाली है, और ऐसे ही पेड सर्वे कराए जाते हैं जिससे ये विश्वास दिलाया जाता है कि साहब ये जो है ना रिजल्ट रहने वाला है। और फिर फ्री भी बांटकर, दारू बांट के, साड़ी बांट कर जिन दुष्ट लोगों को ये टिकट देते हैं, जो कि कायदे से देखा जाए तो वो आपके उन्हें टिकट ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है, ना चरित्र है। और करोड़ों रुपए खर्च करके जिस दिन वो जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। इस कंस्ट्रक्ट से आप किस हद तक सहमत हैं? मेरा कहना था इसमें कि हर किसी का रोल, हम सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को दोषी नहीं दे सकते, क्योंकि हम अगर बीइंग पुलिस ऑफिसर जब हम डिस्ट्रिक्ट में हैं, जब हम देख रहे हैं कोई अपराध कर रहा है, जब वो छोटा अपराधी है, जैसे मान लीजिए पार्टी जब उनको 5 अपराध कायम है, उनको टिकट दे दी,
तो हमने ऐसा वेट क्यों किया कि हम उसको वेट करते और रहे अब कि उसे बढ़ा देखो यार, हम सब लोग जो है नौकरी करने वाले, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसलिए बैठे एक अच्छा करियर हमको मिल जाए, राइट। और लेकिन सर हम मैं ये तो करना ही और था हम सर ये मैं। भी देख रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको जल्दी जल्दी पटकनी मारी जाती है, राइट। हम्म। राइट। तो वो सब ठीक और है सर, लेकिन मैं मेरा कहना है सर ना, आपका आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमको कटकनी इसलिए मारी जाती है सर ना, क्योंकि हमारे ही कैडर के लोग वहाँ रहते हैं जो ये बोलते हैं कि साहब ये बेवकूफ है, इसको हटाओ, हमको करिए, हम कर लेंगे। तो हम क्यों अपना अपने सिस्टम को कटकनी क्यों नहीं देख रहे हैं? देखो, अभी आप लिमिटेड पुलिस के दायरे से मत सोचो। देखो, मेरा ये कहना है कि एक चक्रव्यूह जैसा बन गया है। यदि एक व्यक्ति जीत जाएगा तो यह उसकी व्यक्तिगत विजय होगी। आई डोंट नो आपने अर्धसत्य का वो डायलॉग सुना कि नहीं सुना, जिसमें ये डायलॉग है, ये मैं सुनाता हूँ उसको, कि यह एक चक्रव्यूह है, इसका भेदन मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन है। यदि कोई इस चक्रव्यूह का भेदन कर भी लेता है तो यह उसकी व्यक्तिगत विजय होगी। जैसे ही वह व्यक्ति पद से बाहर जाएगा, चक्रव्यूह पुनः अपने आप को स्थापित करके रहेगा। तो ये नहीं है क्या, हम और आप जो थोड़े समय के लिए अच्छे लोग जाके कुछ अपना इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं, और जैसे ही हम जाते हैं तो वो जो है ना पुनः जो है ना चक्रव्यूह उसी तरीके से स्थापित हो जाता है, और हमारा सक्सेसर जो है उसमें मदद भी करता है। सर इसे बताइए ना सर, आप कब फ्री रहेंगे? तो मैं पूरा विस्तृत में सुनना चाहूंगा, आपके पास जो आइडियाज हैं तो हम लोग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे आर्ग्यू और जो चीजें हैं। तो आप कब फ्री रहेंगे? मैं आज तो आप हमेशा कब फ्री रहेंगे? हूँ, और गौरव के लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ। तो आप टाइम दीजिए सर, तो मैं आज हाजिर होता हूँ ना। नहीं, बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल सर? बिल्कुल। तो उसके पहले जो है मैं तो थोड़ी दो तीन जो है ना रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। सर सर देखो, हमने तो एक क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया है, ठीक है ना। यस सर, ये मैं मिशन थैंक हमने कर रहा हूँ आपको। 2017 में बनाया था, और सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, और इसमें 5 सर्टेनिटी है। सर बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा डिजिटल मॉडल उसमें ऑलरेडी है, ठीक है ना। ग्रेट ग्रेट। दूसरा, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों को साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर इकट्ठा कर पाएगा, और वो भी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के सपोर्ट से। ठीक है। और सभी एफर्ट जो है वो दे विल बी लॉग्ड विद द डेट, टाइम एंड लोकेशन, एंड उसमें जो एविडेंस एक्ट का 65B का सर्टिफिकेट है, दैट विल बी ऑटो जनरेटेड एंड ऑटो साइंड, राइट। बहुत तो जबरदस्त। हाँ, देन तीसरा उसका है कि जैसे अपन पहले कह रहे हैं कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, तीसरे चरण में तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से बिना कोर्ट जाए हर व्यक्ति अपनी जगह से ही कोर्ट को अटेंड करेगा। आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट, और 7 दिन से 30 दिन के अंदर कोर्ट का डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जो है सेक्शन 13, सेक्शन 18, 21 वगैरह के जो जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रावधान है, उसके लिए एक बहुत पावरफुल हमने सिस्टम वो किया है कि जजेस। सर इसको आप मुझे बताइए ना सर, कब ये मुलाकात होगी? तो अब वो कर लेंगे, जब भी आप आना चाहोगे तो वी विल सर्टेनली डू दैट। लेकिन इसको कम्युनिकेशन को एक लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं अपन। हाँ सर, ठीक है, ठीक है ना, मतलब फिर अपन बैठ के और बात करेंगे। तो ये है थर्ड सर्टेनिटी। फिर चौथी सर्टेनिटी है कि ढेर सारे जो है सीसीटीवी, ड्रोन एंड अदर जो है कैप्चरिंग डिवाइसेस विल बी ओन्ड बाय द पब्लिक, बट जो उसका कंटेंट है विल बी फ्लो टू डिजिटल चित्रगुप्त ऑन द रियल टाइम बेसिस। तो डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर अपराधी की 360 डिग्री में जानकारी होगी, राइट। एंड बिफोर ही कुड कमिट क्राइम, सिस्टम विल बी इन सक्सेसफुली पोजीशन टू इंटरवीन। शुरू में 30-40% में होगा, लेकिन 4-5 साल में ही द एक्यूरेसी विल रीच टू द 90-99%, और हम अपराध को घटित होने के पहले रोक पाएंगे। तो डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन इन इंडिया, राइट। अभी तो अपन ने जो है ना एकदम गंवारों के हाथ में पुलिसिंग देके रखी हुई है, और दे आर डूइंग ए वेरी बैड जॉब, राइट। और हम लोगों को फालतू की चीजों में फंसा के रखा है। तो शायद हम भी जो अपराधों के इन्वेस्टिगेशन में जो लीडरशिप डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर की मिल सकती है, वो उतना समय नहीं दे पाते हैं। दे वे आर मोर बिजी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अदर मैटर। वेल, छोड़ो उसको, है ना। तो चौथी सर्टेनिटी है द सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। फिर जो है पांचवी सर्टेनिटी ये कहती है कि भाई जब आपको हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री के बारे में मालूम है, तो उसको अपराधी क्यों रहना देना चाहते हैं आप? सो रिहेबिलिटेट विद द सर्टेनिटी, एंड दैट्स हाउ द क्राइम फ्री भारत जो है ना विल बी इंश्योरिंग। और इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं, और जो इसमें
वकील के लिए भी अब पब्लिक खर्च नहीं करेगी, तो सबको पैसा जो है वो क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल देगा। और जज को भी जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम ही मिलेगी, सैलरी वैलरी किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जज को भी वो मिलेगी रेवेन्यू स्ट्रीम, वकील को भी, डिफेंस वाले को भी, प्रोसिक्यूशन वाले को भी, विटनेसेस को भी मिलेगी, कंप्लेनेंट को भी मिलेगी रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट, बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है दे आर द ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। और द सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 2 एंड पनिशमेंट के 2 कंपोनेंट होंगे, एक फाइनेंशियल कंपोनेंट होगा और दूसरा जो है ना इम्प्रिजनमेंट वाला कंपोनेंट होगा। तो उससे डबल जो है ना पैसा वसूल किया जाएगा अपराधी से, और वो भी 45 दिन के अंदर संभव हो सकेगा। लिहाजा जो है इट विल बी ए ग्रेट डेटरेंट एंड द रेवेन्यू सो जनरेटेड दैट विल बी at least 10 times more than what government is in position to acquire at the moment। अच्छा, फिर जो है क्राइम फ्री भारत के बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे वो कहते हैं कि साइबर क्राइम फ्री यूट्यूब उपलब्ध है ये। हाँ, यूट्यूब में आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे, वीडियोज भी मिलेंगे, ऑडियोज भी मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा गौरव, मैंने जो फोन किया था वो मैं असली पर्पज पे आता हूँ। बेसिकली इट इज हैविंग ए एनर्जी मॉडल टू ब्रिंग इट ऑन द ग्राउंड, राइट। क्योंकि आज के जो है हमारे राजनेता, जिनके स्वयं आपराधिक चरित्र के लोग हैं, जो दुष्टता पूर्वक किसी तरीके से सत्ता में बने हुए हैं, जो किसी भी तरीके से आपसे सुपीरियर नहीं हैं, लेकिन वो सत्ता में काबिज हुए हैं और उनके सफेद ड्रेस को छोड़ के बाकी सब चीज काली है, राइट। इन लोगों को जब तक आप पराजित नहीं करेंगे तो यू हैव टू कम आउट विद ए मॉडल जिसमें इनको आप पराजित कर सकें। तो हमने एक ऐसा मॉडल जनरेट किया है जिसको हमने एनर्जी मॉडल कहा है, और हम बिना खर्च किए इन राजनेताओं को पराजित करेंगे, वो भी संकल्प शक्ति से, बिना खर्च किए। आपको तो मैं उसको समझाऊं थोड़ा। सर कितने मैंने आप बताया सर, कहीं वीडियो में है क्या? मैं बिल्कुल समझ में कि बहुत टाइम लग रहा है सर, वहाँ 2-3 फोन आ गया मेरे पास। अच्छा चलिए ठीक है, तो इस बात को अपन वहां करते हैं। हम ये चाह रहे थे, चलिए तो अपन फेस टू फेस मिलके बात करेंगे। बताइए ना सर, अपने टाइम बता दीजिए सर, मैं आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि एक हम लोग ना एक केस में लगे हैं सर, वो एससी बालाघाट मेरे को बार-बार फोन कर रहा है। तो आप एक काम करिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए और मुझे फोन करिए कि सर मैं आना चाहता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ, कल आ जाओ, जब भी आपको आना है। टाइम पे चलेगा सर? इवनिंग टाइम पे? हाँ, जोर से। तो मैं आता हूँ आज। बिल्कुल। आपने हमारा घर देखा हुआ है सर? कहाँ पे सर, ये बता दीजिएगा सर। मैं आपको लोकेशन और एड्रेस दोनों भेज देता हूँ। प्लीज सर ना। राइट, ओके, थैंक यू, नमस्कार।